कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का सिलेबस जो था हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समिति यानी एसोसिएशन के संदर्भ में। ये आपका यूनिट 8 के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ हम लोग का 2000 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग उसको पूरे डिटेल्स में कवर करने का कोशिश करेंगे। और एक बात, कल की क्लास में हम लोग भारतीय समाज के संदर्भ में पढ़ेंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 12 के टॉपिक है। क्योंकि जो पीजीटी का एग्जाम है इसमें आपको एनसीईआरटी का भी बुक को पढ़ना होगा, तो उसी से रिलेटेड जो ये टॉपिक है उसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि समिति यानी एसोसिएशन आखिर है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, हम क्या है, मनुष्य। मनुष्य को बोला जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी क्यों उसको बोला गया है? क्योंकि मनुष्य जो है वो समाज के अंतर्गत रहता है, समाज में रहता है तथा अपने जीवन की जितनी भी उसके कार्यकलाप हैं, जितनी भी उसकी क्रियाएं हैं, वो उसको समाज के अंतर्गत रह के ही अपना कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तब असामाजिक प्राणी किसे कहा जाएगा? अगर मनुष्य को सामाजिक प्राणी बोला जाएगा तो असामाजिक प्राणी किसको बोला जा रहा है? तो जो असामाजिक प्राणी है उसको हम बोल सकते हैं कि वे जंतु जानवर हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है उनको असामाजिक और मनुष्य को सामाजिक? ये इसलिए बोला गया है कि मनुष्य समाज के अंतर्गत रह के जो भी अपने क्रियाकलापों को करता है वो एक नियम को फॉलो करता है, वो एक समिति का सदस्य होता है, एक संस्था का सदस्य होता है। और उसके जो नियम कानून है, उसकी जो कानून की व्यवस्था है, उसको वो एक सुचारू रूप से पालन करता है। वो अपने कानून के बाहर, अपने नियम के बाहर कोई गलत व्यवहार समाज के अंतर्गत नहीं करता है। इसलिए बोला जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन पशु का क्या है, पशु उन नियम कानून कोई चीज को वो फॉलो नहीं करते हैं। उनके मालिक अगर पालतू जानवर है तो उनके मालिक उन्हें जो भी आदेश देंगे वो उसका पालन करता है। और अगर जंगली जानवर है तो वो अपने मन के करता है, वो उसको जो मन में होगा, उसका जो अपना स्वभाव है वो उसके अनुरूप कार्य करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो एक नियम कानून के तहत चलता है। अब देखिए समिति क्या है। समिति को जानने से पहले मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप लोग नोटबुक ले लीजिए। मैं जो बोल रही हूँ और यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा है उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। आप लोग जब इसको नोट डाउन कीजिएगा तो वो चीज को आपको समझने में और बेहतर होगा। तो सबसे पहले बात आता है मैकइवर तथा पेज जी का। उनके अनुसार वे बताते हैं कि जो समिति है, ये एसोसिएशन है, वो क्या है, एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। उनके अनुसार क्या बोला जा रहा है, और ये बात इन्होंने किसमें बताई थी, तो उनकी पुस्तक थी, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, सोसाइटी। इसमें उन्होंने बताया कि समिति मनुष्यों का एक समूह है। तो समिति या मेनली क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया जिसमें कि कौन रहते हैं, तो वो मनुष्य रहते हैं। और वे क्या करते हैं, कोई सामान्य उद्देश्य उनका होता है, कोई एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं और उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो क्या होते हैं, संगठित होते हैं, यानी जमा होते हैं। कुछ भी उद्देश्य हो सकता है समाज के अंतर्गत। आप कोई भी टॉपिक को ले लीजिएगा जिसके लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप को उनका जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए अगर कार्य किया जाए तो वो समिति के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आप प्रीवियस क्लास में देखिएगा तो मार्गन महोदय जी ने समिति के बारे में, इस समाज के बारे में बताया था कि 3 प्रकार के लोग थे जो धीरे धीरे करके सभ्य हुए। कौन कौन सा, जंगली, बर्बर और सभ्य। तो उसी प्रकार से मैकइवर एंड पेज बताते हैं कि मनुष्य को जब ये आवश्यकता महसूस हुई कि वो किसी समिति का सदस्य बनेगा या किसी समुदाय का सदस्य बनेगा, तो अपने हितों की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो
देखेगा कि जो उसके दूसरे सदस्य के लोग हैं उनके साथ वह किसी प्रकार का झगड़ा करेगा, या फिर किसी प्रकार का है उसके अधिकारों का हनन करेगा, तो ये सब तो सामाजिक प्राणी के अंतर्गत नहीं आएगा ना। तो सामाजिक प्राणी के अंतर्गत लाने के लिए क्या बोला गया कि मनुष्य को एक समान नियम दिया जाएगा, समान उद्देश्य उसके दिए जाएंगे, ताकि वो एक दूसरे परोपकार, एक दूसरे को हित की पूर्ति करे, अपना भी हो हित हो, दूसरे का भी हित हो। तो इसकी जब पूर्ति किया जाए तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, समिति के अंतर्गत आ जाएगा। इसी के संदर्भ में एक और महान समाजशास्त्री हैं आर्डमन एवं मेनकॉफ। उनके अनुसार उनकी जो पुस्तक थी ए नोटबुक ऑफ सोशियोलॉजी, देखिए पुस्तक को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे जहां भी आपको दिखेगा कि विशेष स्वार्थ की बात आ रही है, तो विशेष स्वार्थ की बात किनके द्वारा की गई है, आर्बन एवं मिनकॉफ जी के अनुसार की गई है। इसी के संदर्भ में और भी विभिन्न समाजशास्त्री हैं, जैसे बोगार्ट्स महोदय ने जी बताया है कि समिति क्या है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने का वाला एक समूह होता है, जिसमें जो उद्देश्य होता है, मनुष्य का जो मोटो होता है, उसमें वे लोग क्या करते हैं, सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन समूह है जिसका निर्माण समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है एवं जिसका अपना आत्मनिर्भर ढांचा एवं कार्यकर्ता का जो ढांचा होता है वो आत्मनिर्भर होता है, वे आत्मनिर्भर होकर अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं। इसी के संदर्भ में गिलिन एवं गिलिन महोदय ने बताया है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है और कुछ मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत कार्य प्रणाली के आधार पर अपने व्यवहार को संपन्न करता है। यानी मेनली बोला जा सकता है कि समिति में वही लोग होते हैं शामिल जिनका कि अपना एक समान उद्देश्य होता है तथा वे अपने नियम कानून से बंधे होते हैं तथा एक दूसरे के हितों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि समिति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बीड स्टेट महोदय जी ने समिति के 7 प्रकार की या 7 विशेषताओं के बारे में बताया कि हैं कि सबसे पहला क्या है, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण करते हुए बताया कि समिति में क्या क्या होगा, तो विशिष्ट कार्य होगा, कोई एक विशेष स्पेसिफिक वर्क को लेकर वे काम करेंगे। समिति में सदस्य जो होंगे वो एक दूसरे को उनका अधिकार होगा, उनकी परिस्थिति का निर्धारण समिति के अंतर्गत होगा। समिति के सदस्य, जो व्यक्ति जिस समिति का सदस्य होगा वो उसकी सदस्यता ग्रहण करेगा। संपत्ति पर अधिकार होगा, समिति का जो संपत्ति होता है उसमें सबका अधिकार रहेगा। एक स्पेसिफिक नेम होगा और समिति के अपने आदर्श तथा अपने नियम होंगे, हर का सबका एक अलग नियम, अपना आदर्श कुछ होगा। और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने और भी जो परिभाषाएं दी है उसके जब हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़े तो हम लोग क्या देखते हैं कि समिति की कौन कौन सी विशेषताएं निकल कर आएंगी, तो मनुष्यों का ये एक समूह है, जहां भी परिभाषा में देखेगा तो देखेगा कि मनुष्यों का एक समूह है। समिति एक ऐसा संगठन है जो विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। किनके द्वारा बनाया जाता है, तो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो व्यक्ति समिति का सदस्य होता है वो उसकी अपनी ऐच्छिक सदस्यता होती है, वो अपने ऐच्छिक आधार पर उस समिति का सदस्य बनता है। एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती है और समिति में जो होता है वो स्थायी पर नहीं होते हैं बल्कि हमें अस्थायीपन देखने को मिलता है। फिर समिति मूर्तता का रूप होता है, उसके कुछ अपने निश्चित नियम होते हैं और समिति के अंतर्गत सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और समिति में जो सदस्य होते हैं उनमें अर्जित उपस्थिति या सदस्यता का ग्रहण करता है। अगर जो व्यक्ति जिस समिति का सदस्य बनेगा वो समिति को अपना क्या करेगा, अर्जन करेगा। तो इसी आधार पर अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समिति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैक्स वेबर ने मूलतः 2 प्रकार के बारे में बात की है, समुदाय मूलक और संघ मूलक प्रकार। मैकआइवर तथा पेज ने अविशेषीकृत प्रकार और विशेषीकृत प्रकार के बारे में बात की है।
और जो मैक्स वेबर महोदय जी हैं, इन्होंने समिति के अंतर्गत आपका जैसे हो गया बैंक हो गया, कोई अधिकारी तंत्र हो गया, कोई चर्च हो गया, कोई जिम हो गया, कोई कोचिंग सेंटर हो गया, इन सभी को उन्होंने क्या माना, एक समिति का सदस्य बना। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग कोचिंग सेंटर में कोई ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने एज के बच्चे मिलेंगे, उनका सबका अपना समान उद्देश्य होता है। मान लीजिए कि आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी का क्लास करने के लिए आप लोग वहाँ पे, सबका तो एक ही उद्देश्य है कि उस पीजीटी के एग्जाम को क्रैक करना। फिर सबका अपना नियम कानून का, ऐसा तो नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर में गए, आप अपना जब आपका टाइम हुआ तब गए, जब मन किया आप क्लास से निकल गए, वैसा तो नहीं होता है। कोचिंग सेंटर का एक स्पेसिफिक नेम होता है। व्यक्ति उस कोचिंग सेंटर का, मान लीजिए मैं कोचिंग सेंटर का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता रही हूँ, अगर मुझे उस कोचिंग में ज्वाइन करना है तो आप उसके सदस्यता आप अपने मन से ग्रहण करेंगे। फिर जब आपका एग्जाम हो गया तो आप वो फिर कोचिंग सेंटर आप फिर छोड़ भी दिए, वो आप उसके सदस्य भी नहीं रहे, तो ये असुनिश्चित होता है, इसमें स्थायीपन का अभाव हमें देखने को मिलता है। आगमन एवं नेमकॉफ ने चर्च को, जिम को, कोचिंग सेंटर की भी उन्होंने बात की है। और जिन्सबर्ग महोदय जी ने समिति के बारे में जैसे बात की है, कोई विद्वानों का कोई समूह हो गया, कोई राजनीतिक दल हो गया, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो वो समिति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि समिति की जो सदस्यता यह इंगित करती है कि व्यक्ति क्या होता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जिस समिति का सदस्य बनने की कोशिश करता है, और वो व्यक्ति उसी समिति का सदस्य बनता है जिसमें उसकी अपने जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति होती है। तो आई होप आप लोगों को समिति यानी एसोसिएशन पूरे अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तथा मेरे चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।